मैं धर्मेंद्र शास्त्री एक बार पुनः अल्फा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। हम चर्चा जो कर रहे थे वो वर्ण विचार की चर्चा कर रहे थे। वर्ण विचार में हमने जो वर्गीकरण देखा था वो हमने स्वरों का वर्गीकरण पूरा कर लिया था कि स्वर कितने होते हैं। स्वरों का 3 आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, मात्रा के आधार पर, संज्ञा के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। फिर हमने स्वरों के भेद किए कि ए के कितने भेद होते हैं, ई के कितने भेद होते हैं, ऊ के कितने भेद होते हैं। फिर अपने अंत में जो क्लास के देखा था वो ये देखा था कि री के और री के परस्पर स्वर्ण संज्ञा होने के कारण पहले 30 भेद किए जाते हैं। 30 भेद अगर विकल्प में नहीं हो तो हम उनके क्रमशः री के 18 और री के 12 भेद मानते हैं। स्वरों के वर्गीकरण में अंतिम बात, अगर किसी स्वरवर्ण के साथ तय जोड़ दिया जाए, अगर किसी स्वरवर्ण के साथ तय जोड़ दिया जाए, तय का मतलब है कोई भी व्यंजन वर्ण। जैसे मान लीजिए मैंने ए के साथ तय जोड़ दिया, अत इत्यस्य कति भेदा सन्ति, अत के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपके आ जाते हैं 6, 2 नंबर 12, 3 नंबर 18, 4 नंबर 24, आपका उत्तर क्या होगा? अकेले अगर ए के पूछे तब तो कितने करने हैं? 18 करने हैं। परंतु अगर ए के साथ तय जुड़ जाए तो आपको भेद कितने करने पड़ेंगे? 6 भेद करने पड़ेंगे। ध्यान रखना, किसी भी स्वरवर्ण के साथ अगर तय जोड़ दिया जाए, तय केवल यह उदाहरण मात्र है। कोई भी व्यंजन वर्ण अगर जुड़ा आता है और फिर उसके भेद पूछता है तो वहां उसके भेद कितने होंगे? 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। क्यों होंगे इसका भी मैं आपको प्रयोजन बता देता हूं। देखिए, अकेला अगर ए आए, अकेला अगर क्या आए? ए आए, तो हम ऐसे अभिप्राय आ का भी लेते हैं और आ, यानी हम इससे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों को हम क्या करते हैं? समानांतर मानते हैं। यानी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इन तीनों को अपन मानते हैं। इसलिए इसके अपन 6, 6 और 6 इस प्रकार से कितने भेद मान लेते हैं? 18 भेद मान लेते हैं। परंतु ध्यान देना, अगर मैंने ए के सामने तय जोड़ दिया तो देखिए, अगर ए के सामने ए रखा जाए तो क्या बनता है? आ के सामने अगर ए रख दें तो भी आ है, और आ के सामने ए रख दें तो प्लुत भी बन जाता है। यानी कहने का मतलब, अकेला ए जो होता है वह ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत तीनों का द्योतक होता है, इसलिए इसके 18 भेद माने जाते हैं। परंतु प्यारे मित्रों, देखते हैं कि अत के सामने अगर ए रखा जाए तो यह ए हमेशा ही ए रहेगा। यानी तय में क्या मिला? ए मिला। अत क्या गया? रख दिया, क्या बन गया? अतः। परंतु इस ए में किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः अत के केवल कितने भेद माने जाते हैं? 6 माने जाते हैं। परंतु नोट लगा करके ध्यान रख लेना, अगर आपसे एत के पूछे तो भी कितने करोगे? 6, क्योंकि इसमें केवल दीर्घ के होंगे, प्लुत का भेद नहीं होगा। इत के पूछे तो भी कितने करोगे? 6। परंतु रित और लित, परंतु रित और लित के कितने भेद माने जाएंगे? 12 भेद, क्योंकि रित के भी 6 और लित के भी 6, 6 और 6 मिला के कितने हो गए? 12 हो गए। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि रित के कुल कितने भेद होते हैं तो कितने करोगे? 12। क्यों? क्योंकि रित और लित की परस्पर स्वर्ण संज्ञा होती है। स्वर्ण संज्ञा होने के कारण इनके कुल कितने भेद माने जाते हैं?
12 भेद माने जाते हैं। यानी रित के भी 6 और लित के भी 6। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि रित के कुल कितने भेद होते हैं और ऑप्शन में अगर 12 दे रखा हो तो पहले कितने मानेंगे? 12। 12 अगर ऑप्शन में नहीं हो तो रित हो चाहे लित हो, इनके केवल 6 भेद माने जाते हैं। इसी के साथ आपके स्वरों का वर्गीकरण है वो क्या होता है? पूरा होता है। और दूसरा जो शुरुआत करते हैं अपन वो है हल वर्ण की। व्यंजन वर्ण। व्यंजन को आपको पता है संस्कृत में क्या कहते हैं? हल वर्ण। क्या कहते हैं? हल वर्ण। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का अपना स्वयं का कोई उच्चारण स्थान, जिन वर्णों का अपना स्वयं का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता है उसे व्यंजन कहा जाता है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण परतंत्र होते हैं, ये वर्ण परतंत्र होते हैं। किसके होते हैं भाई? स्वरों के। क्योंकि अगर इनमें अगर कोई स्वर वर्ण नहीं मिले तो क्या इनका उच्चारण हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन वर्णों का अपना स्वयं का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता उसे व्यंजन कहा जाता है। और यह ध्वनियां हमेशा स्वर वर्णों की परतंत्र होती हैं। ये तो देखिए सामान्य सी परिभाषा है। अब यहां से व्यंजन वर्ण होते कितने प्रकार के हैं उसकी चर्चा करते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 सूत्र आता है कादयो मावसानः स्पर्शा। कादयो मावसानः स्पर्शा यानी कैसे लेकर के मैं तक, कैसे लेकर के मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, कैसे लेकर के मैं तक के जो 25 वर्ण हैं उन वर्णों को स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्शी वर्ण कहा जाता है। इन्हीं 25 वर्णों को वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। यानी कैसे लेकर के मैं तक, क ख ग घ घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी जो 25 वर्ण हैं, कैसे लेके मैं तक के जो 25 वर्ण हैं, इन 25 वर्णों को स्पर्शी वर्ण या वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है। अब देखिए इनका जो मूल रूप में स्वरूप था वो था कुच टू तु पू, यानी इन सब में ऊ की संज्ञा हुई है, इसलिए
इन्हीं 25 वर्णों को उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है, उदित वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अगर पूछ ले कि भी कैसे लेकर के मैं तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं, स्पर्शी वर्ण कहते हैं, इनको वर्गीय वर्ण भी कहा जाता है और इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। जैसे देखिए परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि उदित वर्णों की संख्या होती है और नहीं पढ़ा हुआ होता है तो हमारे हम चक्कर में हो जाते हैं। सामान्य से जानकारी ये सबको पता होता है कि कैसे लेके मैं तक के 25 वर्ण स्पर्शी होते हैं, वर्गीय होते हैं। तो वर्गीय के साथ साथ आप इस बात को ध्यान में रखना कि इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या होती है 25। इसके साथ आगे अगर अपन चर्चा करें, नंबर 2 यणो अंतस्था, यणो अंतस्था यानी यण प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार में य व र ल, य व र ल यानी य व र ल को कौन से व्यंजन वर्ण कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी अंतस्थ व्यंजन वर्णों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 4 होती है। और ये 4 कौन से होते हैं? य व र ल। आरटेट में प्रश्न पूछा गया था एक बार कि यणों का सही क्रम होता है, तो बच्चों हिंदी के अंदर हम पढ़ते आए हैं कि य र ल व होता है और संस्कृत में इसका वास्तव में जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? य व र ल होता है। और हमें य व र ल ही इसका क्या करना है? सही वर्ण करना है। फिर जो तीसरा आता है वह आता है सलश्च उष्माण, सल प्रत्याहार। अपने चर्चा की थी, माय से सूत्र पढ़े तब कि है वर्णों का 2 बार प्रयोग क्यों किया जाता है। एक बार मैंने बताया कि अट और सल प्रत्याहार में है को शामिल करने के लिए इसका प्रयोग 2 जगह किया गया है। अब आवश्यकता है यहां कि विसल प्रत्याहार में है को शामिल क्यों किया गया? है को उष्म वर्ण बनाने के लिए है को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो यहां कौन कौन से वर्ण आएंगे? स, स और है। देखिए मित्रों, इस स को कौन सा स बोलते हैं भाई? ध्यान रखना, उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे अपन। वैसे तो ये इसको कहा जाता है तालव्य। क्या कहा जाता है? तालव्य। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहा जाता है मूर्धन्य और इसको कहा जाता है दंत। क्योंकि इस स का उच्चारण स्थान होता है वो इचु ऐसा नाम तालु होता है, इसका ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है और इसका ऋतुलसा नाम दंता होता है। यानी इसका उच्चारण स्थान तालव्य, इसका मूर्धन्य और इसका दंते। इस प्रकार से इन व्यंजन वर्णों की जो कुल संख्या होती है वो 25, 4, 29, 4, 33 होती है। ये अपनी एक सामान्य क्या हुई? जानकारी हुई। एक चीज और याद रखना, इन दोनों को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है भाई? यादि वर्ण। यह है आदि में जिसके। प्रश्न आता है कि यादि वर्णों की कुल संख्या होती है तो कितनी होती है भाई? 8। कितनी होती है? 8। यादि वर्णों की कुल संख्या होती है कितनी होती है? 8। य व र ल और स है। इस प्रकार से इनकी कुल संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। अब आगे अपन चलते हैं। अब देखिए, व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण होता है व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। कितने आधार पर किया जाता है? 2 आधार पर किया जाता है। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। नंबर 1,
उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। नंबर एक, उच्चारण स्थान के आधार पर, और नंबर दो, प्रयत्न के आधार पर। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो दो आधार पर किया जाता है। नंबर एक, उच्चारण स्थान के आधार पर, और नंबर दो, प्रयत्न के आधार पर। नंबर एक, उच्चारण स्थान के आधार पर अपन वर्गीकरण देखते हैं। ये आपके चैप्टर है उच्चारण स्थान का। किसका है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान। सबसे पहले बात करते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो ध्यान देना मित्रों, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिस अंग विशेष को स्पर्श करती है, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय प्राणवायु जिस अंग विशेष को स्पर्श करती है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। देखिए, हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं और जिस वर्ण का भी उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय प्राणवायु जिस अंग विशिष्ट को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो जिस अंग विशिष्ट को स्पर्श करती है उसे उस वर्ण का क्या कहा जाता है? उच्चारण स्थान माना जाता है। उच्चारण स्थानों की सामान्यतः संख्या कितनी होती है भाई? 7। उच्चारण स्थानों की सामान्यतः संख्या 7 होती है। सामान्यतः है उच्चारण स्थानों की सामान्यतः उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है? 7। परंतु एक पुस्तक आती है पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है भाई? 8। सीधा का सीधा प्रश्न आता है। प्रश्न अगर इस रूप में पूछा जाए कि उच्चारण स्थानों की कुल संख्या होती है तो आप कितने करोगे? 7। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो कितने करोगे? 8। कौन कौन से होते हैं देखिए। नंबर 1, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुयसानाम तालु, ऋतुरसाणाम मूर्धा, लृतुलसानाम दंता, उपपद माननीयानाम ओष्ठौ, यमगणनानाम नासिका। नंबर 7, जीवामूल्यस्य जीवामूलम। नंबर 8, उरस या उर। देखिए मित्रों, अगर उच्चारण स्थानों की सामान्यतः अगर संख्या पूछी जाए तो कितने करनी है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचुयसानाम तालु, ऋतुरसानाम मूर्धा, ऋतुलसानाम
दंता, उपपद माननीय नाम, ओष्ठौ, यम गणना नाम, नासिका और जीव्यामूल्य से जीव्यामूलम। ये 7 उच्चारण स्थान होते हैं। कितने उच्चारण स्थान होते हैं? 7। और अगर 8वां उच्चारण स्थान आपसे पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा, अगर नाम दे दे प्रश्न में कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आप कितनी करोगे? 8। और 8वां उच्चारण स्थान क्या होता है? उरह। क्या होता है? उरह। उरह हिंदी में उरह को बोलते हैं हृदय। क्या बोलते हैं? हृदय। तो ये उच्चारण स्थानों की क्या हुई? संख्या हुई। अब हम एक एक उच्चारण स्थान की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए, उच्चारण स्थान एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी हिंदी में भी आता है, हिंदी में भी उच्चारण स्थान आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। दोनों लगभग क्या है? समान है। तो देखते हैं कि कौन कौन से आते हैं। एक एक सूत्र को अपन पढ़ते हैं। पहला सूत्र आता है, अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ है। देखिए, ए आ कु से अभिप्राय है, कैवर्ग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। ध्यान देना मित्रों, ए आ कैवर्ग, कैवर्ग का मतलब है कि कैवर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। क, ख, ग, घ, ग। क, ख, ग, घ, ग। और है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। यानी ए आ कैवर्ग है और विसर्ग। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि अकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, कंठ। आकारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, कंठ। ककारस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, कंठ। यानी कहने का मतलब कि आपके सामने ये कितने वर्ण हो गए? 5 4 9 हो गए। 2 3 4 5 6 7। इनका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछता है तो इसका उच्चारण स्थान आप क्या बताओगे? कंठ बताओगे। यहां से ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि सर्वप्रथम सबसे पहले ध्यान देना, जो सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है यहां वो ये है कि अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। एक नियम होता है विसर्ग का कि विसर्ग का उच्चारण स्थान अगर स्वतंत्र रूप में आपसे पूछे, विसर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपसे स्वतंत्र रूप में पूछता है तो आप क्या बताओगे? कंठ। अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान किसी शब्द में देकर के पूछ ले, अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान किसी शब्द में देकर के पूछ ले तो विसर्ग से पहले आने वाले, विसर्ग से पहले आने वाले वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान विसर्ग का माना जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे मैंने आपसे कहा राम है, यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो देखो यहां तो विसर्ग स्वतंत्र दिया है, यहां विसर्ग किसमें दिया है? शब्द में दिया है। तो यहां विसर्ग है ना, विसर्ग से ठीक पहले क्या आ रहा है? ए। क्या आ रहा है? ए। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है तो विसर्ग से पहले जो ए आ रहा है इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा? कंठ। यानी यहां जो हम उच्चारण स्थान है वो विसर्ग के अकॉर्डिंग नहीं बताया हमने, विसर्ग से पहले जो स्वर वर्ण आया उसके अनुसार बता रहे हैं कि विसर्ग से पहले यहां ए आया था इसलिए विसर्ग का उच्चारण स्थान भी क्या हो गया? कंठ हो गया। मैंने आपसे कहा हरि, अब यहां विसर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। अब यहां देखिए विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ई आ रहा है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। विसर्ग से पहले ई आया तो ई का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। क्या होगा? तालु। मैंने आपसे कहा दात्री, अब यहां विसर्ग से ठीक पहले क्या आया? री आया तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?
कंठ, तो इससे पहले री आ रहा है तो री का क्या करोगे, मूर्धा। तो मेरा कहने का मतलब, ये बात आप चाहे नोट कर लीजिए कि विसर्ग का उच्चारण स्थान विसर्ग का उच्चारण स्थान जब किसी शब्द में देकर के पूछा जाए, विसर्ग का उच्चारण स्थान जब किसी शब्द में देकर के पूछा जाए तो विसर्ग से पहले आने वाले स्वरवर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है, विसर्ग से पहले आने वाले स्वरवर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान विसर्ग का माना जाता है। ध्यान देना कि विसर्ग का उच्चारण स्थान जब किसी शब्द में देकर के पूछा जाए तो विसर्ग से पहले आने वाले स्वरवर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान विसर्ग का भी माना जाता है। यह हुआ पहला सूत्र। कोई शंका? यानी ए आ क वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। और अगर विसर्ग का उच्चारण स्थान किसी शब्द में देकर के पूछा जाए तो विसर्ग से पहले आने वाले स्वरवर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है वही उच्चारण स्थान विसर्ग का माना जाता है। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। दूसरा जो सूत्र आता है वो आता है इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। तो देखिए ई च वर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, तालु होता है। ई च वर्ग से मतलब पूरे च वर्ग के पांचों वर्ण, य और स का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। इसलिए इस स को कौन सा वर्ण कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालव्य। यानी ई च वर्ग य और स, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा। इस स को कौन सा वर्ण कहेंगे, तालव्य। और ये सारे के सारे वर्ण अपने आप में क्या कहलाएंगे, तालव्य वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तालव्य वर्ण कहलाएंगे। और यहां से किसी प्रकार का कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता। नंबर 3, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिए क्या कहता है ये, री ट वर्ग र और स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है भाई, मूर्धा। री ट वर्ग र और स, इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। और इस स को क्या कहा जाता है, मूर्धन्य स। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य स। यानी ट वर्ग का मतलब ट वर्ग के पांचों वर्ण, ट वर्ग के पांचों वर्ण, री ट वर्ग र और स, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। और इसको क्या कहा जाता है, मूर्धन्य स कहा जाता है। उसके बाद में नंबर 4, ऋतु लसानाम
दंता, धृतुलसानाम दंता। री तू का मतलब तय वर्ग ल और स, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंता होता है। और इस स को कौन सा स कहा जाता है? दंत स कहा जाता है। कौन सा कहा जाता है? दंत स। तय वर्ग का मतलब तय वर्ग के पांचों वर्ण री, तय वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंता। क्या होगा? दंता। उसके बाद में नंबर 5, उपपद माननीयानाम औष्ठौ। उपपद माननीयानाम औष्ठौ, देखिए क्या कहता है ये, उ पय वर्ग उपपद मानीय वर्ण का उच्चारण स्थान औष्ठव होता है। इस वर्ण को अपन किस नाम से जानते हैं भाई? उपपद मानीय वर्ण के नाम से। यानी उ पय वर्ग और उपपद मानीय वर्ण, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? औष्ठव होता है। क्या होता है? औष्ठव होता है। कहने का मतलब यही है कि इस वर्ण को अपन क्या बोलेंगे? उपपद मानीय वर्ण। यहां ये ध्यान रखना कि अगर औष्ठा आ जाए तो भी गलत है, औष्ठय आ जाए तो भी गलत है, क्योंकि औष्ठ कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इनका उच्चारण स्थान क्या कहा जाएगा? औष्ठव के नाम से कहा जाएगा। पय वर्ग का मतलब पय वर्ग के पांचों वर्ण, पय वर्ग के पांचों वर्ण ही क्या कहलाएंगे? औष्ठव कहलाएंगे। नंबर 6 महत्वपूर्ण सूत्र है, यम गणनानाम नासिका च। देखिए य मैं ग ण और न, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। अब यहां देखिए ये पांचों वर्ण पहले आ चुके हैं। च वर्ग का पंचम वर्ण था ये, च वर्ग का पंचम वर्ण क्या था? ये था। तो इसका उच्चारण स्थान अपने क्या पढ़ा? तालु भी पढ़ा। मैं का अपन ने अभी अभी पढ़ा औष्ठव, ग का अपन ने पढ़ा कंठ, ण का मूर्धा, न का दंता। परीक्षा में मान लीजिए प्रश्न आ जाए यकार से उच्चारण स्थानम अस्ति, यकार से उच्चारण स्थानम अस्ति, कि यह का उच्चारण स्थान आता है। नंबर 1 प्रश्न आ जाए कंठ, दंता, तालु। नंबर 4 आता है नासिका। कंठ, दंता, तालु, नासिका। तो यहां देखिए ये का तालु भी होता है, ये का नासिका भी होता है। जब दोनों उच्चारण स्थान एक साथ आ रहे हों तो याद रखना हमेशा जो वरीयता दी जाएगी वो दी जाएगी नासिका को। किसको दी जाएगी? नासिका को। अगर ऑप्शन बदल देता है कंठ, दंता, मूर्धा और नंबर 4 तालु,
तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। अगर और भी प्रश्न बदल जाते हैं, ऑप्शन बदल जाते हैं, ऑप्शन अगर इस रूप में आ जाए, तालु नासिका उभयो और क्वापी न। देखिए उभयो का मतलब होता है दोनों। क्या होता है, दोनों। अगर आपसे पूछा जाए तालु नासिका उभयो क्वापी न, तो क्या डालोगे, उभयो, क्योंकि उभयो का मतलब होता है दोनों, क्वापी न का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो यहां का उत्तर क्या हो गया, उभयो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। अगर पंचम वर्ण के उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछता है और दोनों उच्चारण स्थान अगर विकल्प में दे रखे हो, तो हमेशा किसको सही करोगे, हमेशा पहले नासिका को मानेंगे। नासिका नहीं हो तो फिर अपने ही वर्ग का उच्चारण स्थान भी मान लिया जाएगा। उसके बाद में अगला सूत्र, एदयितो हो एदयितो हो कंठ तालु। देखिए ए और ई से मिलके क्या बनता है भाई, ए, और ए प्लस ए से मिलके क्या बनता है, आई। ए का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु। ए का उच्चारण स्थान होगा कंठ, ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। दोनों से मिलके बना ए, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु होता है। यानी ए और आई का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु। क्या होता है, कंठ तालु। 8 नंबर, तो कंठोष्ठम। ए और ऊ से बनता है ओ। ए का क्या है, कंठ, ऊ का क्या है, ओष्ठ। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान होता है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ। नंबर 9, वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। और आया हुआ भी पीछे महत्वपूर्ण लगा लेना। उसके बाद में नंबर 10, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। ध्यान देना कि क और ख से पहले ये जो निशान है ना, ये तो है भाई अर्ध विसर्ग। क्या है ये, अर्ध विसर्ग। इस पूरे वर्ण को क्या कहा जाता है, जिह्वामूलीय वर्ण। क्या कहा जाता है, जिह्वामूलीय वर्ण। यानी इस वर्ण का नाम अगर पूछ ले, कई बार पूछ लेता है कि इस वर्ण को किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम जानते हैं,
जीव्यामूलीय वर्ण। और इसका उच्चारण स्थान होता है जीव्यामूलम। क्या होता है? जीव्यामूलम। यानी जीव्यामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान जीव्यामूलम होता है। जीव्यामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? जीव्यामूलम होता है। और इस निशान को क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग। क्या कहते हैं? अर्ध विसर्ग। अंतिम है नासिका अनुस्वार से, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। एदई तो कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालु होता है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। वकार से दंतोष्ठम, वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। जीव्यामूलीय से जीव्यामूलम, जीव्यामूलीय वर्ण का उच्चारण स्थान जीव्यामूलम होता है। और नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। ये आपका उच्चारण स्थान के सूत्र पूरे हुए। उच्चारण स्थान से 2-3 प्रश्न और बनते हैं। एक होता है भाई कर्ण। किसे कहते हैं? कर्ण। कर्ण कारक भी होता है, साधक तमम कर्णम। वही इसका अर्थ, कर्ण का अर्थ होता है साधन, सहायक, साधन या सहायक। यहां क्या है कर्ण का मतलब? कि हमारे शरीर के, हमारे वाक तंत्र के वे अंग, हमारे वाक तंत्र के वे अंग जो किसी वर्ण के स्वतंत्र रूप में, स्वतंत्र रूप में उच्चारण स्थान नहीं होते, परंतु उनके बिना किसी भी वर्ण का शुद्ध उच्चारण, उनके बिना किसी भी वर्ण का शुद्ध उच्चारण करना संभव न हो, उसे कर्ण कहा जाता है। और इनकी कुल संख्या 4 होती है। एक तो होती है जीव्या, नंबर 2 अध्रोष्ठ है यानी नीचे का ओठ, नंबर 3 कोमल तालु भाग, और नंबर 4 स्वर तंत्र। देखो अगर अपनी जीवा काट दी जाए तो क्या किसी वर्ण का शुद्ध उच्चारण हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। कई बार नीचे का ओठ कट जाता है, और कटता भी नीचे का ही है, तो नीचे का जो ओठ होता है वो कट जाए तो भी क्या नहीं होता? शुद्ध उच्चारण नहीं होता। कोमल तालु भाग, हमारी जीवा के ऊपर एक कोमल सी छत है, इससे प्राणवायु टकराती है तब ध्वनि का रूप मिलता है। तो ये कोमल तालु भाग भी क्या है? कर्ण है। और स्वर तंत्र आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो श्वास है, अगर इनका आदान प्रदान होगा तो उच्चारण होगा, वरना उच्चारण भी नहीं होगा। इस प्रकार से अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि कर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी के साथ आपका उच्चारण स्थान का चैप्टर पूरा होता है। किसी भी प्रकार की शंका के लिए कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न रखें।